We are going to start the lecture of renewable energy technology. Today's lecture is geothermal energy, number 4, and this is the final lecture of this technology, geothermal energy. अच्छा, वेपर डोमिनेटेड जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लास्ट वीक हम इस पर थे और इस पे बात कर रहे थे, और आज इसकी ओवरव्यू करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो वेपर डोमिनेटेड प्लांट जो है उसमें स्टीम जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है जियोथर्मल वेल्स के थ्रू, जो कि फ्लूइड होता है, प्रोडक्शन वेल जिसको हम कह सकते हैं। पास थ्रू अ सेपरेटर लगा होता है टू रिमूव पर्टिकुलेट कंटेंट्स एंड फ्लो डायरेक्टली टू स्टीम टरबाइन। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि डायरेक्टली जो रिमूव कर लिए जाते हैं, जो पर्टिकुलेट कंटेंट्स होते हैं उनको हटा लिया जाता है और डायरेक्टली जो है उनको टरबाइन के थ्रू जो है वो मतलब ऐड किया जाता है। उसके बाद स्टीम दैट ऑपरेट्स द टरबाइन कपल्ड विद द जनरेटर इज एट अ टेम्परेचर ऑफ तकरीबन 245 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको बार की इसमें प्रेशर के यूनिट में जाएं तो इट्स 7 बार, ठीक है, और विच आर लेस दैन दोज इन कन्वेंशनल स्टीम साइकिल प्लांट्स, जो कि कन्वेंशनल जो स्टीम के प्लांट्स होते हैं उसमें नॉर्मली 540 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 130 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जॉस्ट स्ट्रीम फ्रॉम द टरबाइन जो है वो पास करती है थ्रू अ कंडेंसर और द वाटर सो फॉर्म सर्कुलेट थ्रू द कूलिंग टावर। नेक्स्ट फेज में चला जाता है कूलिंग टावर की तरफ। इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन and controls environmental pollution associated with the direct release of steam into the atmosphere. Wastewater from the cooling tower sump is re-injected into the geothermal well to ensure continuous supply. वो दोबारा से जो है वो री-इंजेक्ट कर दिया जाता है जियोथर्मल वेल में ताकि जो है वो continuous supply जो है वो चलती रहे। At present, such a system is being operated to generate power at Lardell Italy and at the geysers in California. तो presently जो है वो जो पावर जो है वो जनरेट की जा रही है दुनिया में वो लार्डेलो इटली एंड गीजर्स इन कैलिफोर्निया, जो कि इस टेक्नोलॉजी वेपर डोमिनेटेड जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी को इन फोकस लेके आ रहे हैं या वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है जी जियोथर्मल प्री हीट हाइब्रिड विद कन्वेंशनल प्लांट। अच्छा, ये एक हाइब्रिड टाइप का कन्वेंशनल प्लांट है जिसमें देखते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो मूव करती है। जियोथर्मल ब्राइन एट लो टेम्परेचर इज यूजफुली यूटिलाइज, कि जो ब्राइन है जियोथर्मल का और लो टेम्परेचर्स पर वो होगा, उनको कह रहे हैं कि वो यूजफुली जो है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है टू हीट फीड वाटर, जो कि वाटर फीड किया जाएगा, डिफरेंट प्रेशर्स का वाटर होगा उसको फीड करेंगे, ठीक है, इन कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर के अंदर ये डिफरेंट जो है वो सिनेरियो जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, ये फिगर आगे भी है तो हम इसको नेक्स्ट उसमें स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो है कि जियोथर्मल जो ब्राइन है उसको लो टेम्परेचर पर यूजफुली जो है वो यूटिलाइज किया जाता है टू हीट फीड वाटर इन कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा देखते हैं थॉरली कि इस पावर प्लांट का जो प्लांट है इसका क्या फंक्शन है। जियोथर्मल हीट रिप्लेसेस ऑल लो टेम्परेचर फीड वाटर हीटर्स यूज्ड अहेड ऑफ द डिओरेटिंग हीटर, ठीक है। तो जियोथर्मल हीट जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है जितना भी लो टेम्परेचर वाटर फीडिंग जो की जाती है हीटर के अंदर, जो कि मौजूद होता है डिओरेटिंग हीटर के अंदर। अच्छा, हम देखें कि यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कोल्ड ब्राइन और हॉट ब्राइन यहाँ से हम देख रहे हैं कि हॉट ब्राइन रिजल्ट करते हैं और कोल्ड ब्राइन जो है वो बाहर निकल आता है और यहाँ से जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है इधर डीरेटिंग हीटर में। अच्छा, डीरेटिंग हीटर क्या करता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर डिजॉल्व्ड गैसेस फ्रॉम फेड वाटर सप्लाई टू बॉयलर। अच्छा, इसमें ये करता है कि ये जो डीरेटिंग हीटर है ये जो वाटर फेड किया जाता है उस वाटर को फेड करते वक्त जो ब्राइन है या जो भी लिक्विड है, जब उसको फेड करेंगे हॉट ब्राइन को तो उससे जो ऑक्सीजन है और जो दूसरी किसी भी किस्म की जो गैसेस हैं
उनको रिमूव किया जाता है ताकि जो वाटर सप्लाई है, फेड वाटर सप्लाई है, ये जो ब्राइन है, उसको फर्दर हम आगे बॉयलर में इंसर्ट कर सकें। तो देखें ये जो डेरेटिंग हीटर से फर्दर जो है ये आगे बॉयलिंग फीड पंप की तरफ चला गया। अच्छा, अब ये बॉयलर जो लगा हुआ है, बॉयलर फीड पंप से नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर्स आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, देन द बॉयलर फीड पंप, ठीक है, जिसको हम BFP भी कह रहे हैं, टेक्स ओवर प्रायर टू हाई प्रेशर। अच्छा, ये जो क्या करता है, ये प्रायोरिटी लेता है हाई प्रेशर की। हाई प्रेशर जो है वो जो लिक्विड है या ब्राइन जो है उसको क्या करते हैं, बॉयलर फीड पंप over prior to high pressure fed water heaters which received heat from the steam blend from the high pressure turbine। जो कि हाई प्रेशर टरबाइन से, ये जो हाई प्रेशर टरबाइन है यहां से ये क्या कर रहा है, ये जो स्टीम जो है वो हाई प्रेशर टरबाइन को से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके ले रहा है, यहाँ से जो एक्सट्रैक्ट हुई है। अच्छा, बॉयलर फीड पंप से नेक्स्ट यहाँ आएगा और यहाँ से हम देखेंगे फर्दर चला जाएगा इकोनोमाइजर पे। अच्छा, इकोनोमाइजर जो है ये किस्म का हीट एक्सचेंजर होता है that recovers heat from flue gases to preheat fluids or puts into another part of the production process। एक किस्म का ये इट इज अ हीट एक्सचेंजर जहां से जो हीट है उसको एक्सचेंज किया जाता है विद सब टेक्नोलॉजी। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आ जाता है इकोनोमाइजर पर और यहाँ से सुपर हीटर के थ्रू होता हुआ हाई प्रेशर टरबाइन लगी हुई है और फिर इसके बाद रीहीटर से होता हुआ दोबारा अब ये लो प्रेशर टरबाइन तक चला जाता है। और ये हाई प्रेशर टरबाइन से जो बाकी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फेड वाटर जो हीटर से होता हुआ ये एक इसका हाई प्रेशर की तरफ चला जाता है और एक इसको लो प्रेशर की तरफ है ना, सॉरी ये तो दोनों हाई प्रेशर है ना। अच्छा, ये दोनों हाई प्रेशर की तरफ आ जाता है, लो प्रेशर जो ना वो इस साइड पे है, जो लो प्रेशर टरबाइन लगी हुई है। अच्छा, फीड वाटर देन फ्लो इनटू द इकोनोमाइजर बिफोर एंटरिंग द बॉयलर ड्रम। तो बॉयलर से जाने से पहले ये इसमें चला जाता है और यहाँ से टरबाइन से के थ्रू लो प्रेशर टरबाइन से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उसके बाद यहाँ से जो कूलिंग टावर की तरफ भी पानी चला जाता है, जो भी स्टीम का होता है या वाटर होता है, और इसी तरीके से फिर कंडेंसेशन पंप से होता हुआ दोबारा इस सिस्टम में वापस आ जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कौन कौन सी हैं, कि जियोथर्मल एनर्जी को किन किन मकासद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है इन आवर वर्ल्ड। सबसे जो बड़ी यूटिलाइजेशन है जो थर्मल एनर्जी की वो हमें पता है, वो है पावर जनरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे है स्पेस हीटिंग। ठीक है, स्पेस हीटिंग जो है ये जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर फर्श को स्पेस हीटिंग को कूल करने के लिए, हीट करने के लिए रेफ्रिजरेशन भी हो सकती है, कूलिंग भी, दोनों काम उसमें हो सकते हैं। एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ बोरक्स एंड सल्फर, ग्रीन हाउस हीटिंग भी इससे की जा सकती है जो थर्मल एनर्जी से, रेफ्रिजरेशन भी की जा सकती है जैसे मैंने को बताया पहले, और कुकिंग और बाथिंग वगैरह का इसमें भी इसका भी मतलब इसकी एप्लीकेशन है जो थर्मल एनर्जी की यूटिलाइजेशन की। द ग्लोबल स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम जियोथर्मल रिसोर्सेज। ग्लोबल स्टेटस क्या है वर्ल्ड का जियोथर्मल रिसोर्सेज के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। So geothermal based electrical energy generation capacity in the world stands at approximately 10,715 मेगावाट इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये जो कैपेसिटी बताई जा रही है ये तकरीबन 2010-12 या 11-12 की तकरीबन के टाइम की है या इतने ही इस रीजन की है, लेकिन अब करंटली जो है लाजिम बात है इससे बहुत ज़्यादा होगी इससे। और जो जो थर्मल बेस्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उस टाइम भी 10,715 मेगावाट इलेक्ट्रिक जो है उसका यूनिट है उस टाइम थी। अ ग्लोबल लेवल स्टडी ऑफ रिन्यूएबल्स इन द ईयर 2000 शोड दैट जो थर्मल एनर्जी रैंक थर्ड आफ्टर स्मॉल हाइड्रो एंड बायोमास। अच्छा, 2000 में रिन्यूएबल्स के हवाले से जो ग्लोबल लेवल स्टडी की गई थी उसमें यह बताया गया था कि जो थर्मल की जो एनर्जी है वो रैंक की जाती है थर्ड आफ्टर स्मॉल हाइड्रो और बायोमास के बाद। There are several countries where geothermal energy is dominant। जब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर जो है जियोथर्मल एनर्जी जो है वो डोमिनेंट है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट की जा रही है। Iceland began to use natural hot water in 1930 for greenhouse and domestic space heating।
अच्छा, आइसलैंड ने जो है वो 1930 में नेचुरल हॉट वाटर से जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ग्रीन हाउस और डोमेस्टिक स्पेस हीटिंग का काम शुरू किया था। द आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन एक्सपोज सेगमेंट ऑफ मिड अटलांटिक एज, जो कि मिड अटलांटिक एज पर जो एक आइलैंड वो मौजूद था, विच इज अ बाउंड्री बिटवीन दी यूरोशियन, ये यूरोशियन जो है ये बाउंड्री है यूरोप और एशियन की, एंड द अमेरिकन कॉन्टिनेंट प्लेट। तो ये दोनों इन रीजन पर ये जो आइसलैंड ने जो है वो नेचुरल हॉट वाटर 1930 में जो है वो ग्रीन हाउस और डोमेस्टिक स्पेस हीटिंग का कायम किया था। इट इज रिच इन जियोथर्मल रिसोर्स एंड इंटायर सिटी बिल्डिंग ऑफ Reykjavik, Reykjavik and Havagerdi town are heated by natural hot water with a distribution pipeline of 64 किलोमीटर। अच्छा, इन दो एरियाज में जो इंटायर सिटी की जो बिल्डिंग थी वो उनको जो है वो नेचुरल हॉट वाटर हीट किया जाता था नेचुरल हॉट वाटर से, और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन जो थी वो तकरीबन 64 किलोमीटर की थी। स्ट्रीम फ्रॉम वन ऑफ इट्स लार्ज geothermal reservoirs was used during 1969 to feed a 17 megawatt electric power generating plant। अच्छा, स्टीम जो है वो जो है वो जो जियोथर्मल के रिजर्वायर थे उसके काफ़ी बड़े थे, वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता था। 1969 में फेड किया जाता था उस स्टीम को 17 मेगावाट इलेक्ट्रिक जो है वो पावर जनरेटिंग प्लांट के लिए। The total installed geothermal general capacity stood at 202 megawatt E during the year 2005, और 2005 तक जो टोटल इंस्टॉलेशन जो कैपेसिटी थी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वो 202 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी थी, और ये जो है ये तकरीबन 2012 या 13 का फिगर है। नेक्स्ट देखते हैं कि जी न्यूजीलैंड इज अनदर कंट्री दैट हैज एक्सप्लॉइटेड जियोथर्मल एनर्जी सिंस ईयर 1960s। न्यूजीलैंड एक और कंट्री है जिसने जो है जियोथर्मल एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया और उसको इस्तेमाल में लेके आया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की 1960 में। वेयर ए 192 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट वायरकी इन नॉर्थ आइलैंड। In addition, 110 megawatt thermal plant at Kiveru feeds natural steam to Tasman pulp and paper mill. The present geothermal generating capacity of the country is nearly 437 megawatt electric। तो न्यूजीलैंड ने जो है वो दूसरा कंट्री है, मतलब एक और कंट्री है जिसने जो है वो जियोथर्मल एनर्जी को यूज किया 1960s में, और उस टाइम पे जो है वो 192 मेगावाट का प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया वाराखाई में, जो कि नॉर्थ आइलैंड में था न्यूजीलैंड के, और उसके अलावा 110 मेगावाट का जो प्लांट था वो केवरू फीड्स में नेचुरल स्टीम के थ्रू जो है वो बनाया, जो कि टस्मान पल्प और पेपर मिल जो है उससे एक्सट्रैक्ट करके और जो है वो मतलब जो स्टीम है नेचुरल स्टीम वो बनाई जाती थी। और प्रेजेंट जो थर्मल जनरेटिंग कैपेसिटी है कंट्री की वो तकरीबन 437 मेगावाट इलेक्ट्रिक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट स्लाइड में कि ये जो 202 मेगावाट ई ड्यूरिंग द ईयर 2005 है, ये यहाँ पर करंटली जो है ना वो आ रही है इस आइसलैंड के हवाले से, ठीक है, और ये जो थी ये टोटल के हवाले से है। फिलीपींस यूजेस जियोथर्मल एनर्जी फॉर सेवरल लो ग्रेड हीट 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। It installed capacity of geothermal power stood at 1931 megawatt electric in the year 2005। अच्छा, 2005 तक फिलीपींस की जो कैपेसिटी थी जियोथर्मल पावर की वो तकरीबन 1931 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक मौजूद थी। इटली इज द फर्स्ट कंट्री वेयर स्टीम फ्रॉम लाडेरो फील्ड वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन 1904। इटली ने जो है वो 1904 में पहला कंट्री था जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की थी इटली ने। इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी रोज टू 127 मेगावाट इन 1944, और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो 127 मेगावाट हो चुकी थी 1944 में। अच्छा, द टोटल कैपेसिटी ऑफ जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर रीच 790 मेगावाट इन द ईयर 2005। तो इटली की जो टोटल जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर जो है वो 790 मेगावाट इलेक्ट्रिक 2005 तक जो है वो पहुंच चुकी है। अच्छा, जापान में जो है वो जियोथर्मल पावर प्रोडक्शन इन मिड 1960s वाज 13 मेगावाट एट ओटाक
and 20 megawatt at Matsukawa. तो जापान में जो है वो जियोथर्मल पावर प्रोडक्शन जो है वो 1960 के मिड में तकरीबन 13 मेगावाट इलेक्ट्रिक थी, और इसी तरीके से ओटेक में, और 20 मेगावाट इलेक्ट्रिक जो है वो मात्सुकावा में थी. The installed capacity rose to 546.9 megawatt electric in the year 2000 using the hot dry rock technology. अच्छा, जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी थी, क्योंकि ये जो है रिंग ऑफ फायर में जो है वो जापान का एरिया आता है, तो इस वजह से जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो रोज कर गई 546.9 मेगावाट इन द ईयर 2000, क्योंकि वहाँ पर जो हॉट ड्राई रॉक जो है उसकी टेक्नोलॉजी पर अवेलेबल है. The United States of America started late in geothermal energy extraction and installation. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है वो जियोथर्मल एनर्जी की एक्सट्रैक्शन और इंस्टॉलेशन जो है वो लेट स्टार्ट की. 420 मेगावाट इलेक्ट्रिक नियर द गीजर्स फील्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट. 420 मेगावाट का जो गीजर्स का जो फील्ड था वो वेस्ट कोस्ट की तरफ जो है वो इंस्टॉल किया. दिस साइट इज इन प्रॉक्सिमिटी टू द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज. ये जो साइट है ये तकरीबन जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जहाँ पर ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी प्रॉक्सिमिटी में इसकी साइट जो है अवेलेबल है. That gives rise to high temperature gradients, permitting both power generation and direct applications. अच्छा, ये जो एरिया है वहाँ पर उसका फ़ायदा ये है कि वो हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट है और परमिटिंग करता है पावर जनरेशन की भी, और इसके अलावा डायरेक्ट एप्लीकेशन को भी वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इन द ईयर 2005 द जियोथर्मल जनरेटिंग कैपेसिटी इन द यूएसए रोज टू 2544 मेगा इलेक्ट्रिक. तो हम ये देख सकते हैं कि उसके बाद जियोथर्मल की टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनपुट अपनी दी है. 2005 में जियोथर्मल जो जनरेटिंग कैपेसिटी थी वो यूएसए की काफ़ी बड़ी, और वो 2544 मेगावाट पे पहुंच गई, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा थी. मैनी टाउन्स इन द यूएसए नेमली कैलिफोर्निया, सान बर्नार्डिनो, कोलोराडो एंड ओरिजिन यूज जियोथर्मल एनर्जी. अच्छा, जो बहुत सारे टाउन्स थे यूएसए में जो कि हम जानते हैं कैलिफोर्निया भी सिटी है, और इसके अलावा सान बर्नार्डिनो, कोलोराडो, और ये सारे के सारे जो हैं रीजन्स जो हैं, स्टेट्स जो हैं, वो वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डायरेक्ट यूज़ के लिए. एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी क्या हैं? वेरियस एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम जियोथर्मल एनर्जी आर. बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ साथ क्या कुछ है देखते हैं. Electricity generation from geothermal source is pollution free and does not contribute to greenhouse effect. अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है जियोथर्मल सोर्स से वो पोल्यूशन फ्री है, और वो कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का नहीं ऐड करती. इट इज़ इकोनॉमिकल एज पावर स्टेशन नीड स्मॉल स्पेस. ये इकोनॉमिकल है क्योंकि जो पावर स्टेशन जो इंस्टॉल किए जाते हैं या बनाए जाते हैं उनको ज़्यादा जो स्पेस है उसकी ज़रूरत नहीं होती. नो फ्यूल इज़ नीडिड. जो फ्यूल है उसकी ज़रूरत नहीं होती. सो रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज स्मॉल, क्योंकि फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको परचेज करना, उसके बाद उनकी ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और ये सारे की सारी जो है ये रिकरिंग कॉस्ट में आती है एक्सपेंडिचर में, जो कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. अच्छा, ऑन जियोथर्मल पावर स्टेशन इज बिल्ड द एनर्जी इज ऑलमोस्ट फ्री. अच्छा, जितना भी खर्चा है वो जियोथर्मल पावर स्टेशन को बिल्ड करने के लिए आता है, उसके बाद एनर्जी की जो कॉस्ट है वो तकरीबन फ्री है. जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है. It is a constant energy source and also ubiquitous. Its cost will not rise with time. ये रिन्यूएबल एनर्जी है और ये कांस्टेंट एनर्जी सोर्स है और मौजूद रहेगा हमेशा, और इट्स कॉस्ट जो है विल नॉट राइज विद टाइम. और ये ऐसा है कि इसकी जो कॉस्ट है वो ये नहीं होगा कि टाइम के साथ साथ जो है वो महंगी होती जाए या कॉस्ट होती जाए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल के हवाले से हम देख सकते हैं. Geothermal electric power plants are online 97% of the time, whereas under nuclear plants average only 65% and coal plants only 75% online time. कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो टाइम है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. तो जियोथर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो हैं वो 97% जो हैं वो ऑनलाइन रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहते हैं, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो तकरीबन 65% है, और कोई कोल प्लांट्स हैं वो तकरीबन 75% जो है उनका जो टाइम है वो ऑनलाइन रहने का है. जियोथर्मल प्लांट्स आर मॉड्यूलर एंड कैन बी इंस्टॉल्ड इन इंक्रीमेंट्स एज रिक्वायर्ड. अच्छा, ये मॉड्यूलर है और इसको जब जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं. कंस्ट्रक्शन टाइम इज ओनली 6 months फॉर द प्लांट इन द रेंज 0.5 मेगावाट टू 10 मेगावाट.
अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन टाइम है इसका वो तकरीबन 6 महीने है प्लांट का, और जिसकी जो रेंज है पावर आउटपुट की वो 0.5 मेगावाट टू 10 मेगावाट होगी, एंड एज लिटल एज 2 years फॉर क्लस्टर ऑफ प्लांट्स। और जो बड़े जो प्लांट्स हैं उनके लिए 2 साल तक भी हो सकती है। जो थर्मल प्लांट्स कैन बी यूज बोथ एज बेस लाइन एंड पीकिंग पावर। अच्छा, ये जो प्लांट्स जो हैं इनको बेसिक लाइन मतलब उसके लिए भी, और जो हायर पावर जो है उस दोनों पे चला सकते हैं, मतलब लो लेवल पे भी इसको चला सकते हैं पावर आउटपुट पे, और इसको मैक्सिमम पावर पे भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसको चला सकते हैं।